हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक टेम्पोनेट। इसकी डेफिनेशन की बात करें, कार्डियक टेम्पोनेट आल्सो नोन एज पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। इसको और किस नाम से जाना जाता है? पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। इन विच फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम बिल्ड्स अप रिजल्टिंग इन कंप्रेशन ऑफ हार्ट। यानी कि इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो पेरिकार्डियम फ्लूइड है, जो पेरिकार्डियल सेक में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है नॉर्मली, उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो तो होता है 15 से 50 ml तक। ठीक है। और ये जो फ्लूइड होता है इसका काम क्या होता है कि जो हार्ट की जो लेयर्स है उनके बीच में ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, उनको फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है। बट अगर एबनॉर्मली इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? हार्ट पे कंप्रेशन होगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कार्डियक टेम्पोनेट। अब जो ये हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा? हार्ट फंक्शंस डिस्टर्ब टू परफॉर्म एक्टिविटी ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। यानी कि जो हार्ट है उस पे कंप्रेशन पड़ने की वजह से हार्ट अपना फंक्शन नॉर्मली नहीं कर पाएगा। और हार्ट का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना बॉडी में, यही काम होता है। सो डू यू अंडरस्टैंड कि जो कार्डियक कंपोनेंट टेम्पोनेट की कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम सेक है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका लेवल एबनॉर्मली बढ़ने लग जाता है। ये जो नॉर्मल प्रेजेंट, अब यहाँ पे अगर ये फ्लूइड बिल्डअप होने लग गया एबनॉर्मली, तो ये क्या करता है? हार्ट को कंप्रेस करने लगता है, यानी हार्ट पे प्रेशर डालने लगता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। अब जो कंप्रेशन पड़ रहा है हार्ट पे, उस वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? हार्ट अपना काम नॉर्मली नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कार्डियक टेम्पोनेट। नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करें इसकी कॉजेस की, तो इसमें फर्स्ट वन कॉज है ए लार्ज एंड अनकंट्रोल पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है। जो पेरिकार्डियम सेक होता है उसमें जो फ्लूइड एब्नॉर्मली बढ़ता रहता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल एफ्यूजन। एफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किसी केविटी के अंदर एब्नॉर्मली फ्लूइड का एक्सेसिव लेवल हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना। तो यहाँ पे अगर पेरिकार्डियल लेयर में अगर ज़्यादा फ्लूइड भर रहा है एक्सेसिव अमाउंट में, तो उसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो ये एक कॉज हो सकती है कार्डियक टेम्पोनेट की, और जनरली मेन कॉज यही है। सेकेंड वन है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। अगर पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ फ्लूइड बिल्डअप भी होगा, और वो सीधा किसको कॉज करेगा? कार्डियक टेम्पोनेट को। थर्ड वन है हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी होने के बाद, आफ्टर हार्ट सर्जरी, अगर वहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो गया पेरिकार्डियम सेक में, तब भी कौन सी कॉज होगी? कंडीशन कॉज होगी कार्डियक टेम्पोनेट। नेक्स्ट वन है कैंसर। जो लंग कैंसर है या जो ब्रेस्ट कैंसर है, यानी कहने का मतलब ये कि जो हार्ट के आसपास जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो हार्ट प्रेजेंट होता है मीडियास्टिनम कैविटी में, इसके दोनों तरफ लंग प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और चेस्ट पे ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर इन बॉडी ऑर्गन्स में जनरली अगर कैंसर हो रहा है तो उस वजह से भी कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन कॉज हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट वन है हिस्ट्री ऑफ एमआई। जिन लोगों में एमआई की हिस्ट्री प्रेजेंट होती है उनमें भी कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। नेक्स्ट वन है किडनी डिजीज। यानी कि किडनी का काम क्या होता है? फ्लूइड जो भी अंदर वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना। बट अगर मान लो यहाँ पे किडनी फेलियर है या किडनी कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जनरली फ्लूइड बाहर नहीं जा पाएगा। तो फ्लूइड क्या करेगा? बॉडी के अदर पार्ट्स में जमा होने लग जाएगा, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, या बॉडी कोई भी अदर ऑर्गन्स हो। तो यहाँ पे अगर किडनी डिजीज है तो उस वजह से भी कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पेरिकार्डियम सेक में वो फ्लूइड अगर एबनॉर्मली अंदर जमा होने लग जाए तो क्या कॉज करेगा? कार्डियक टेम्पोनेट। नेक्स्ट वन है मायोकार्डियल रप्चर। जो मायोकार्डियम मसल्स होती हैं उनमें अगर रप्चर हो जाए तो क्या होगा?
कि उनमें जो आर्टरी प्रेजेंट होती है, कोरोनरी आर्टरी वगैरह, अगर वो रप्चर होने की वजह से कोरोनरी आर्टरीज वगैरह भी रप्चर हो गई तो ब्लड क्या करेगा, किसके अंदर जाएगा, पेरिकार्डियल सेक के अंदर। तो उस वजह से भी वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से क्या कंडीशन कॉज होगी, कार्डियक टेम्पोनेट। नेक्स्ट वन कॉज है पेशेंट टेकिंग एंटीकोगुलेंट थेरेपी। जो लोग एंटीकोगुलेंट थेरेपी लेते हैं उनमें क्या होता है कि जो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होती है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रेड्यूस कर देती है, यानी क्लोट्स बनते नहीं हैं उन पर्सन में। तो जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी लेते हैं उन पर्सन में ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर मान लो हार्ट में या अदर किसी बॉडी पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है हार्ट के पास में, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से भी यहाँ फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है और कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन कोज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन है एबनॉर्मल ओपनिंग, फिसुला। फिसुला क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग किसी दो ऑर्गन्स के बीच में। तो अगर मीडिया स्टीनम केविटी, हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, मीडिया स्टीनम केविटी में, और जो ईसोफेगस है, अगर ईसोफेगस और मीडिया स्टीनम केविटी के बीच में अगर ओपनिंग प्रेजेंट है, जनरली जो है कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ईसोफेगस और मीडिया स्टीनम केविटी के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। तो उस केस में क्या होगा कि ईसोफेगस से जो भी मटेरियल होगा वो कहाँ आएगा, मीडिया स्टीनम केविटी में, हार्ट तक पहुंचेगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है। और अदर ऑर्गन से भी अगर मान लो ये कनेक्ट है, फिसुला ओपनिंग हो रखी है, लाइक अगर लंग्स, जो लंग केविटी है उनसे अगर ओपनिंग है, या अदर किसी बॉडी पार्ट जो है उससे अगर ओपनिंग है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन है एरोटिक डिसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो एरोटा है, अगर एरोटा में रप्चर हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं एरोटिक डिसेक्शन। तो अगर रप्चर होगा एरोटा में तो वहां पे जो फ्लूइड या जो ब्लड बाहर आएगा वो क्या करेगा, पेरिकार्डियम लेयर में जमा होने के चांस होंगे। और अगर हार्ट में वो फ्लूइड जमा हो रहा है तो कार्डियक टेम्पोनेट कोज हो सकता है। सो ये इसकी कोजेस की बात हो गई। नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करेंगे साइलेंट सिम्टम्स की। तो इसमें फर्स्ट वन है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक कैसे अराइज होगा, कि इस कंडीशन में क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है कार्डियक टेम्पोनेट में, कि हार्ट जो है वो अपना फंक्शन जनरली नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब ये कि हार्ट से आगे ब्लड पंप नहीं हो रहा है। तो अगर हार्ट से आगे ब्लड पंप नहीं होगा तो यहाँ पे शॉक की कंडीशन एराइज हो जाएगी। और अगर कार्डियक हार्ट की वजह से अगर शॉक एराइज हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक। ओके, नेक्स्ट सिम्टम यह देखने को मिल सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया की कंडीशन, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में और बॉडी टिश्यूज को नहीं मिल रही है। तो क्या होगा, बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगी, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्निया। नेक्स्ट वन है डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर ब्रेन को नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो उस वजह से भी कॉन्शियसनेस लॉस हो सकती है। नेक्स्ट वन सिम्टम देखने को मिल सकता है लाइट हेडेक, थोड़ा सर दर्द रहेगा। नेक्स्ट वन चेस्ट पेन यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर पड़ रहा है हार्ट पे तो उस वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। नेक्स्ट वन सिम्टम देखने को मिलेगा टेकीकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। दिखती सी बात है, अगर आगे ब्लड नहीं जा रहा है तो बॉडी क्या करेगी, हार्ट रेट को बढ़ा देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे ब्लड पंप हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है नोक्चुरल पेन। नोक्चुरल पेन का मतलब होता है कि पर्सन को नाइट के टाइम, रात में दर्द होगा, नाइट पेन होगा। ठीक है, और ये सीवियर भी हो सकता है जब पर्सन डीप ब्रीथ करेगा, यानी गहरी सांसें लेगा, तो उस टाइम ये सीवियर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ सिम्टम देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाना। जनरली अगर ब्लड आगे जा ही नहीं रहा है आर्टरीज में तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन है एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है बॉडी को। नेक्स्ट वन जगलार वेन डिस्टेंशन भी देखने को यहाँ मिलेगा, यानी कि जो नेक वेन होती है, जगलार वेन, उसमें डिस्टेंशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वेन से ब्लड आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि हार्ट को पंप कर नहीं पा रहा है ब्लड को, तो जो वेन से जो ब्लड आएगा वो आगे नहीं जा पाएगा और वहीं एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जगुलर वेन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा। डिस्टेंशन का मतलब स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, सो ये सिम्टम यहाँ पे देखने को
मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें फर्स्ट वन जो है क्लिनिकल साइंस या जिसको बोलते हैं डायग्नोसिस में बेकस्ट्राइड। बेकस्ट्राइड क्या होता है कि जो कार्डियक टेम्पोनेट होता है इसमें 3 तरह के जो इसके क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं, का जनरल जो है कार्ड मेन सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं बेकस्ट्राइड। तो बेकस्ट्राइड में 3 साइन होते हैं यहाँ पे कार्डियक टेम्पोनेट में। एक तो होता है डिस्टेंडेड नेक वेन, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो जगुलर वेन है उसमें डिस्टेंशन रहेगा, ये तो एक मेन क्लिनिकल साइन हो गया। सेकंड वन लो बीपी रहेगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन रहेगी, दूसरा क्लिनिकल साइन। और थर्ड वन क्लिनिकल साइन रहेगा यहाँ पे कार्डियक टेम्पोनेट में मफल्ड हार्ट साउंड। मफल्ड हार्ट साउंड क्या होता है कि जैसा कि जब अपन एक तो नॉर्मली बिना किसी कप मास्क लगाए या कोई कपड़ा लगाए मुंह पे अपन बोलते हैं तो अपनी आवाज़ क्या होती है, बिल्कुल तेज आती है। जैसा अपन बोल रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी में, उसी फ्रीक्वेंसी में आवाज़ बाहर आती है। बट अगर मान लो अपन मास्क लगा के या कोई कपड़ा लगा के अगर बोल रहे हैं तो क्या होगा कि अपनी आवाज़ उतनी तेज नहीं आ पाएगी। तो अब यहाँ क्या होता है कि जो हार्ट के चारों तरफ जो फ्लूइड जमा है उस वजह से क्या होगा कि जब भी स्टेटोस्कोप से हार्ट साउंड सुनेंगे तो हार्ट का साउंड कैसा सुनाई देगा, धीमे सुनाई देगा। जनरली धीमे बीट सुनाई देगी हार्ट बीट। क्यों सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो जो फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रखा है ये यहाँ पे बैरियर का काम कर रहा है। ये वो हार्ट साउंड को आगे जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उस वजह से कैसा हार्ट साउंड सुनाई देगा, मफल हार्ट साउंड। मफल आउट साउंड का मीन होता है धीमे हार्ट साउंड सुनाई देगा स्टेटोस्कोप से सुनने पे। ओके, तो ये 3 क्लिनिकल साइन होते हैं कार्डियक टेम्पोनेट को के, जिसको बोलते हैं बेकस्ट्राइड। नेक्स्ट वन इसमें डायग्नोसिस है पैराडॉक्सिकल पल्स या पल्सस पैराडॉक्सस। यहाँ पे पैराडॉक्सस की स्पेलिंग ये होगी पैराडॉक्सस। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन होती है कि जो पेरीफेरल पल्स होती है, एक होती है सेंट्रल पल्स जो हार्ट के यहाँ सुनाई देती है, और पेरीफेरल पल्स जो बॉडी के दूसरे पार्ट से हम सुनते हैं। ठीक है, एसेस करते हैं दूसरे पार्ट से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेरिडॉक्सिकल पल्स प्रेजेंट रहेगी। क्या होता है इसके अंदर कि जब भी हम पेरिफेरल पल्स को एसेस करेंगे तो जब भी पर्सन इंस्पायरेशन लेगा यानी कि सांस अंदर लेगा तो पर्सन की पल्स बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगी या धीमे सुनाई देगी या धीमे एसेस होगी हमको। ठीक है, बट जब वो एक्सपायरेशन करेगा यानी सांस को बाहर छोड़ेगा तो वापस से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, पल्स हमको फील होने लग जाएगी। सो डू यू अंडरस्टैंड, इस कंडीशन में क्या होगा, पैराडॉक्सिकल पल्स में पेरिफेरल पल्स को एसेस करने पे जब पर्सन इंस्पायरेशन लेगा तो पल्स एब्सेंट हो जाएगी या सुनाई धीमे देगी, बट जब एक्सपायरेशन करेगा यानी सांस को बाहर छोड़ेगा तो उस टाइम वापस से जनरल जो है नॉर्मल बीट हमको फील होगी या सुनाई देगी। ठीक है, सो ये होता है पैराडॉक्सिकल पल्स। नेक्स्ट इसमें डायग्नोसिस है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी एक इमेजिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर हार्ट की इमेज शो होती है, और जो हार्ट की इमेज शो होती है उसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम। ओके, तो इसमें जो इमेज देखेंगे उसमें फ्लूइड बिल्डअप वहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं हार्ट को विजुलाइज करने के लिए। और थर्ड नेक्स्ट वन है डायग्नोसिस ईसीजी, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं हार्ट की, उसमें भी एबनॉर्मलिटी एसेस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, अब इसके जो मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वो इमीडिएट होता है, यानी कि अगर फ्लूइड बिल्डअप यहाँ पे ज़्यादा हो रखा है, हार्ट से पंप नहीं हो रहा है ब्लड, तो यहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है सेव पेशेंट लाइफ। सेकंड, इम्प्रूव हार्ट फंक्शन यानी हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। और थर्ड वन है रिलीव सिम्टम, जो भी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं उनको रिलीव करने के लिए। ठीक है, तो ये
पर्पस होता है इमीडिएट मैनेजमेंट का। अब इसमें जो ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है कार्डियक टेम्पोनेट में, फर्स्ट वन है एडमिनिस्टर कोर्टिकोस्टेरॉइड। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती है ये क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, सप्रेस करती है, ठीक है। सेकंड वन यहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैनेजमेंट दे सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग। ये जो मैनेजमेंट में बता रहा हूँ आपको ट्रीटमेंट, ये कोज पे बेस करता है। अब अगर हमने यहाँ पे डायग्नोसिस कर लिया और डायग्नोसिस में हमको कोज पता चल गई, तो उस कोज के बेस पे ही ट्रीटमेंट करना होगा। अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। कैंसर की कंडीशन की वजह से अगर यहाँ पे हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है ट्रीटमेंट में एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू कंप्लीट द डिमांड एंड रेड्यूस वर्क लोड ऑन हार्ट। यानी कि जो ब्लड आगे पंप नहीं हो पा रहा है तो ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ रही है बॉडी की, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आउटसाइड से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है। क्यों करनी है, ताकि जो बॉडी की डिमांड है वो फुलफिल हो सके और दूसरा जो हार्ट का वर्कलोड है वो कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वन है पेरिकार्डियोसिंथेसिस। ये क्या प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर में जो फ्लूइड अंदर जमा हो रखा है, बिल्डअप हो रखा है, उसको इंसिजन के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियोसिंथेसिस, ओके। सो ये बात हो गई कार्डियक टेम्पोनेट की कंप्लीटली। अब जो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है, इन सब कंडीशंस का जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, इनका सबका मैं नर्सिंग मैनेजमेंट आपको एक वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।